फिल्म की शुरुआत टेक्सास के एलईबी से होती है, जहां एक बुजुर्ग आदमी बाइबलों से भरा एक टब घसीटते हुए झील की तरफ ले जाता है। अपनी जान देने के लिए पानी में उतरने से पहले वो अपनी बेटी नाओमी के लिए एक डरावना आखिरी संदेश रिकॉर्ड करता है। 9 साल बाद नाओमी एक थकी हारी बार सिंगर है जो शराब की लत और अपने डूबते करियर से जूझ रही है। उसका छोटा बेटा डायलन वापस कैलिफोर्निया जाने की जिद करता है, लेकिन उनकी जिंदगी तब एक खौफनाक मोड़ लेती है जब उनका पालतू बकरा सैमस अचानक उसे काट लेता है। डायलन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन तभी उसे अंधेरे में फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे दिलासा देने के लिए नाओमी एटिक में कुछ ढूंढती है और उसे एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, एक चाबी और एक कैसेट टेप है। देर रात उस टेप को सुनने पर उसे अपने पिता का कबूलनामा मिलता है जिसमें उन्होंने रॉय स्कॉब के कत्ल की बात मानी थी। वो उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कभी भी जमीन पर चूहे दिखने लगे तो समझ लेना कि खतरा वापस आ गया है। टेप से पता चलता है कि कॉब की लाश उसी जमीन पर दफन है जिसे अगली पीढ़ी की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था। जब नाओमी जमीन की जांच कर रही होती है तो डायलन उसे टोकता है और कहता है कि कोई चीज उसके दिमाग पर कब्जा कर रही है। अगली सुबह वही बुरा शकुन सामने आता है। गार्डन में एक चूहा दिखता है। डायलन कहता है कि उसे अपने दिमाग में कुछ गड़बड़ लग रही है और नाओमी की रिसर्च से पता चलता है कि कॉब अभी भी लापता लोगों की लिस्ट में है। जहां चूहा दिखा था वहां खुदाई करने पर नाओमी को जमीन में दबा हुआ एक क्रॉस मिलता है। बाद में डायलन के स्कूल में एक अजीब सी औरत नाओमी की तरफ इशारा करके फुसफुसाती है, ये तुम ही हो। उस रात नाओमी देखती है कि डायलन एक गहरी ट्रांस में है और दीवारों पर एक काला सा साया रेंग रहा है। एक खौफनाक सपना जिसमें कॉब डायलन को घसीट कर ले जा रहा है नाओमी को यकीन दिला देता है कि उसके पिता का अतीत उसके बेटे का शिकार कर रहा है। वो ग्रेसन को डिनर पर बुलाती है और उसे अपने पति की मौत के पीछे के संदिग्ध हादसे के बारे में बताती है। वो उसे डायलन के डरावने बदलाव के बारे में भी समझाती है, लेकिन ग्रेसन तब तक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता जब तक कि वो उसके पिता के रिकॉर्ड किए हुए कबूलनामे के बारे में नहीं सुन लेता। अचानक डायलन पूरी तरह खामोश होकर बाहर निकल आता है। अगले दिन वो बस पर चढ़ते समय नाओमी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। बाद में ग्रेसन स्कूल वाली महिला लुवेलिन के साथ लौटता है, जिससे पता चलता है कि वो कॉब की बेटी है। वो बताती है कि गायब होने से पहले उसके पिता स्पिरिचुअल डेट के जुनून में हिंसक अजनबी बन गए थे। वो चेतावनी देती है कि कॉब की भटकती आत्मा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब प्रिंसिपल बताती हैं कि डायलन स्कूल में बकरे का कटा हुआ सिर लेकर आया था। गुस्से में नाओमी अपने बेटे का बचाव करती है और उसे स्कूल से निकाल लेती है। घर पर डायलन शांति से कबूल करता है कि उसे जानवरों के सिर काटना पसंद है। उसी रात नाओमी को डायलन के कमरे में एक गुप्त स्टूडियो मिलता है जहां वो अपने दादाजी के दोस्त से मिलने का दावा करता है। डर से बीती रात के बाद नाओमी को चादर के नीचे एक आकृति दिखती है जिसे वो डायलन समझती है, लेकिन वो रॉय स्कॉब निकलता है। नाओमी डायलन को लेकर पीछे हट जाती है और उसकी रखवाली के लिए जागती रहती है, लेकिन जागने पर उसे अलार्म बंद और डायलन गायब मिलता है। ग्रेसन कुछ दस्तावेजों के साथ आता है और नाओमी आखिरकार सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद वो दफन क्रॉस तक पहुंचते हैं। जंगल में उन्हें एक पेड़ पर नक्काशी मिलती है जिसमें नाओमी के पास मौजूद छाल का टुकड़ा फिट हो जाता है, जिससे नंबर 13 सामने आता है। अपनी दादा की फ्रीमैन कोड्स को याद करते हुए नाओमी पुराने नक्शों की मदद से डाइनिंग रूम के फर्श पर एक त्रिकोण बनाती है। तख्तों के नीचे उन्हें नाओमी का खोया हुआ लॉकेट मिलता है, जिससे ग्रेसन को यकीन हो जाता है कि ये साया उनके खानदान से जुड़ा है। उनकी तलाश तब खत्म होती है जब उन्हें हड्डियों का एक हिस्सा मिलता है जिससे हार्डलिंग नाम बनता है, जो उसके पिता के पुराने चर्च का साथी था। नाओमी और ग्रेसन अपने सबूत ऑफिसर आर्मर को देते हैं, जो कॉब की क्रिमिनल हिस्ट्री की पुष्टि कर जांच शुरू कर देता है। हालांकि घर पर आतंक और बढ़ जाता है क्योंकि टीवी पर पिता का कबूलनामा गूंजने लगता है और अट्टी से खुरचने की आवाजें आती हैं। ऊपर नाओमी देखती है कि डायलन बेहोशी में है और उसके चारों ओर हजारों चूहे और सैमस का कटा सिर है। टूटते फर्श से बचकर और कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है का संदेश पढ़ने के बाद वो डायलन को सुरक्षित बाहर निकालती है। जवाब की तलाश में नाओमी हार्लिंग का सामना करती है, जो 1950 के एक काले सौदे और पाइपर नाम के किडनैपर का राज खोलता है। 5 एकड़ जमीन के बदले 5 जीवनों के इस सौदे में सिर्फ नाओमी के पिता और कॉब बचे थे। हार्लिंग बताता है कि ये चक्र सिर्फ खून से ही टूट सकता है और अंधेरा अब डायलन के पीछे है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब लुवेलिन को अपने पिता के कत्ल का सच पता चलता है और स्कूल से फोन आता है कि डायलन एक और स्टूडेंट नैथन के साथ गायब हो गए हैं। पुलिस की भाग जाने वाली थ्योरी को नकारते हुए नाओमी और ग्रेसन जंगल में खोज करते हैं, जहां उन्हें मरे हुए कबूतर मिलते हैं।
हार्लिंग वहां पहुंचकर एक अनुष्ठान करता है और कंफर्म करता है कि किसी रूह ने डायलन को पकड़ लिया है। वो नाओमी को बताता है कि बेटे को बचाने का एकलौता रास्ता पास की झील में पारंपरिक बैप्टिज्म लेना है। कोई और रास्ता ना पाकर नाओमी ग्रेसन और हार्लिंग के साथ झील जाती है और बर्फीले पानी में डुबकी लगाती है। पानी के अंदर उसे अपने दिवंगत पति का चेहरा दिखता है, जो उसे हर कीमत पर बेटे को बचाने के लिए प्रेरित करता है। जब वो सतह पर आती है तो वो अकेली होती है। ग्रेसन और हार्लिंग गायब हो चुके होते हैं। अपनी अंतरात्मा के इशारे पर वो जंगल में और अंदर जाती है, जहां उसे एक पुराना सुनसान घर मिलता है। उसे हार्लिंग की चेतावनी याद आती है कि रूहें अक्सर वीरान जगहों की ओर खींची चली आती हैं। अपने पिता की चाबी का इस्तेमाल कर नाओमी उस सड़ते हुए घर में दाखिल होती है, जहां उसे डायलन की आवाज सुनाई देती है। वो पाइपर से बचते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां दीवारों पर लिखा है, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। पाइपर के साथ एक खौफनाक जद्दोजहद के बाद नाओमी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और डायलन के साथ बाकी लापता बच्चों को आजाद कर लेती है। हालांकि पाइपर उसे मारकर बेहोश कर देता है और भागते हुए बच्चों का पीछा झील तक करता है। जब नाओमी को होश आता है तो वो उन्हें झील के किनारे पाती है। पाइपर उस पर हावी हो जाता है और उसे पानी में तब तक डुबोए रखता है जब तक कि उसके पति की याद और लॉकेट को देखकर उसे हिम्मत नहीं मिल जाती। वो बाजी पलट देती है और पाइपर को तब तक डुबोती है जब तक कि उसकी हरकत बंद नहीं हो जाती। तभी ग्रेसन और हार्लिंग पहुंचकर उसे और डायलन को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अगली सुबह एक सुकून भरी शांति छा जाती है और ऐसा लगता है कि डायलन उस साए की पकड़ से आजाद हो गया है। लेकिन आतंक ने सिर्फ अपना रूप बदला था। पाइपर को मारकर और उस अंधेरी दुनिया में कदम रखकर नाओमी अनजाने में उसके प्रभाव का शिकार हो गई थी। हार्लिंग सबसे पहले इस भयानक सच को समझता है कि साया सिर्फ बच्चों को निशाना नहीं बनाता, बल्कि वो बड़ों का इस्तेमाल करता है ताकि उनकी ताकत के जरिए दूसरों को काबू कर सके। पाइपर का असली प्लान आखिरकार सामने आता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां बच्चे बिना माँ बाप के रहें और उसी की तरह अकेलेपन में पलने को मजबूर हों। फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी मोमेंट्स में नाओमी, जो अब पूरी तरह उस साए के कब्जे में है, शहर के लोगों को झील की ओर ले जाने लगती है। उसकी आवाज शांत है और व्यवहार इतना भरोसेमंद कि लोग उसके पीछे खींचे चले आते हैं, जबकि उसका इरादा उन सबको झील की गहराइयों में ले जाकर डुबोने का है। कहीं पीछे से डायलन अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन नाओमी अब वो नहीं रही जो पहले थी। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।